अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाक़ो चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। आगाज़ हो रहा है बरसगीर पाक व हिंद के खून आशाम और तवील जद्दोजहद की दौर का। उस दौर का जिस दौर में हर बच्चे बूढ़े और जवान ने वतन अजीज़ की मोहब्बत में खून की नदियाँ तक बहा दी। अंग्रेज़ साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा। मुसलमानों के 700 साला मुस्तहकम इक़्तिदार की जलन और लाजवाल हज़ानों की हवस में जंग लड़ने चले आए। ये कहानी है उस भंवर की जो मुल्क दुश्मनों की साजिशों, सियासतों और चालों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भंवर पार्ट 17। वाकई शहज़ादा खुर्रम आप शहज़ादे ही हैं। अब हम क्या कहें। मुलाजिम चाय सर्व करने लगे। अभी चंद ही लम्हात गुजरे थे कि हिमायत शाह और इदीला शाह अंदर आ गए। सब ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर शहज़ादा खुर्रम ने कहा, मेरे अंकल, मेरी आंटी, मेरे सरप्रस्त, मेरी ज़िंदगी के रहनुमा। सब ने उन दोनों से हाथ मिलाए और उसके बाद चाय का आगाज़ हो गया। चाय के दौरान एक दूसरे की खैर आफियत पूछी गई। उसके बाद आलिया ने कहा, शहज़ादा खुर्रम, मुझे अपनी पसंद की चीज़ दिखाइए। क्या आपको किताबें रखने का शौक़ है? नहीं, लेकिन इसके अलावा आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग भी आना पसंद करेंगे? नहीं, हम अंकल आंटी से गप्पे लगाएंगे। आलमगीर ने फ़ौरन ही कहा। खुर्रम और आलिया बाहर निकल गए। आलमगीर हिमायत शाह से कहने लगे, अंकल ये देखिए क्या अजीब इत्तेफाक है। हमने आपसे कहा था कि किसी वक्त हम खुद आकर आपके साथ चाय पियेंगे। वो वक्त थोड़ी ही देर के बाद आ गया। मुझे खुशी हो रही है। वैसे अंकल, क्या आपको इस बात का इल्म है कि शहज़ादा खुर्रम ने वो कीमती कार समंदर में डुबो दी जो उन्होंने आलिया को तोहफ़तन पेश की थी? डुबो दी? लेकिन क्यों? बस आलिया वो कार वापस करना चाहती थी। अरे खुदा, उसके बाद कभी ऐसा ना करना। उस बच्ची को बता देना, असल में वो थोड़ा सा ज़हनी तौर पर दुखी है। शहज़ादा साहब, हाँ, आपने उनके वालिदैन के बारे में नहीं बताया? वक्त ही कहाँ मिला। मुझे तो तुम्हारे आने से बहुत खुशी हो रही है। कम से कम तन्हाई का एहसास तो कम हुआ जो यहाँ शिद्दत से था। एक बात बताइए अंकल, आपको यहाँ आए हुए ज़्यादा अरसा तो नहीं गुजरा? इससे पहले आप कहाँ थे? कीनिया में। कहाँ? कीनिया में। तो आप कीनिया से यहाँ आए हैं? हाँ, मगर शहज़ादा खुर्रम, वो कीनिया ही में पैदा हुआ। और वेरी गुड, हमें ये बात तो नहीं मालूम थी। बहुत बड़ा कारोबार था उसके वालिदैन के। एक एयर क्रैश में दोनों हलाक हो गए। मैं भी उसका सगा चचा नहीं बल्कि दूर का एक रिश्तेदार था और मैं उन लोगों के साथ रहता था। मैं भी और मेरी वाइफ भी। माँ बाप के मरने के बाद वो काफ़ी दिन तक बुरी तरह अपसेट रहा। ज़िंदगी की किसी चीज़ में भी दिलचस्पी नहीं लेता था। बहुत ज़्यादा अपने बाप से मुंसलिक था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसका ज़हन इस हादसे की तरफ से हटाया। फिर उसके बाद ये सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। मैं जानता था कि शहज़ादा खुर्रम ने जो ज़िंदगी गुजारी है वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। हाँ, एक तरकीब हो सकती है कि जगह बदल दी जाए। पहले तो मैंने यूरोप जाने के बारे में सोचा, लेकिन शायद आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि यूरोप की फ़िज़ाएँ बड़ी जहरीली होती हैं। वहाँ इंसान आधा इंसान रह जाता है। हमारा वतन पाकिस्तान है, इससे बेहतर जगह भला और कौन सी हो सकती थी। चनाचे मैं मनसूबा बंदी करने लगा। हमने सारा कारोबार फ़रोख्त कर दिया और उसके बाद हम यहाँ मुंतकिल हो गए। बस ये है कहानी। पाकिस्तान अभी खुर्रम के लिए अजनबी है। अपनी फितरत में वो इस तरह का नौजवान है, लाउबाली, किसी भी चीज़ की कदर ना करने वाला। दौलत तो उसके लिए एक बेहकीकत चीज़ है। वो दौलत की कोई परवाह नहीं करता, जिसका सबूत आप लोग देख ही चुके हैं। हाँ, वाकई। वैसे वो आप लोगों से खासा मुतासर नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि आप अच्छे दोस्त, अच्छे साथी बन सकते हैं। हम ऐसा ही चाहते हैं अंकल। क्या आप ये बात पसंद करेंगे? सर आंखों पर मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि दोस्तों में उसका दिल बहल जाए। जी अंकल, आप इस सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर उसने हमारी दोस्ती कबूल की तो हम ज़रूर उसे अपना साथी बना लेंगे। उधर अली और अली हैर मोहम्मद कोठी का जायज़ा लेते फिर रहे थे। आलिया बहुत अच्छी बातें कर रही थी। अली हैर मोहम्मद को ये किरदार निभाना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था, लेकिन बहरहाल वो अपना किरदार निभा रहा था। आलिया को उसने ये बावर करवा दिया कि बहुत ही शाहाना मिजाज और शाहाना फितरत का मालिक है। आलिया ने उसे कहा, शहज़ादा साहब, आप बहुत ही अजीबो-गरीब आदमी हैं। पता नहीं आपने मेरी कुर्बत को क्या महसूस किया होगा। नहीं मिस आलिया, आप यकीन करें, अगर कोई मुझे पसंद नहीं आता तो मैं उसके साथ तुर्बत का सलूक तो कर ही नहीं सकता। दो ही बातें होती हैं, पसंद करता हूँ या नापसंद करता हूँ। पसंद कर लेता हूँ तो दोबारा मिलता हूँ और नहीं पसंद करता तो फिर माज़रत कर लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत देर तक ये लोग साथ रहे। उसके बाद उन्होंने वापसी की इजाज़त तलब की और रुखसत होकर कोठी वापस आ गए। मिर्ज़ा तारिक बेग अपनी बेगम के साथ कहीं गए हुए थे। यहाँ आने के बाद सब मुंतशिर हो गए, लेकिन आलिया के जहन पर एक अजीब सा बोझ सवार था। वो इस अजीबोगरीब शख्स के बारे में गौर कर रही थी। दरख्शां उसके पास आ गई। उसने गौर से आलिया को देखते हुए कहा, क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर कुछ फ़िक्रमंदी के आसार हैं। फ़िक्रमंदी? हाँ। नहीं, भला मैं क्यों फ़िक्रमंद होती?
عالیہ کوئی بات ہے ضرور؟ ہاں بات تو ہے، اور تم جانتی بھی ہو عالیہ نے بے دھڑک لڑکی تھی، چنانچہ اس نے بے دھڑک ہی یہ بات کہی۔ بھلا بتاؤ، بتاؤ تو صحیح۔ ارے تم لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ 35-36 لاکھ روپے کی کار اس نے سمندر میں ڈبو دی اور اس کی پیشانی تک شکن آلود نہیں ہوئی۔ بڑی چیز ہے بابا، بڑی چیز ہے، درخشاں نے کہا، اور تم یقین کرو باتیں بھی بڑی خوبصورت کرتا ہے، ایک عجیب سا انداز ہے اس کی باتوں کا، بڑا مردانہ پن جھلکتا ہے ان میں۔ کہیں کوئی چکر تو نہیں چل گیا؟ لگ رہا ہے درخشاں، تم جانتی ہو میں جھوٹ نہیں بولتی۔ عالیہ بولی۔ درخشاں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، عالیہ کیا واقعی مذاق تو نہیں کر رہی؟ یار کیا کہہ رہی ہوں نا کہ مذاق نہیں کر رہی، اب تم دیکھو نا، کوئی کسی کو ایسے ہی تو کچھ نہیں دے دیتا۔ میں تو اسی کار کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا، اس نے اپنی کار میرے حوالے کر دی، میں نے واپس کی تو اس نے اسے پانی میں ڈبو دیا۔ درخشاں یقین کرو میں اس بات سے بہت متاثر ہوئی، اور میرے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ ممکن ہے اس کے دل پر بھی میری کوئی چھاپ پڑی ہو، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے وہ میرے ذہن میں آ بسا ہے۔ تو اب کیا کرو گی؟ عشق اتنا آسان کام تو نہیں، مجھے مشکل کام کرنے کا شوق ہے۔ انکل کو جانتی ہو؟ مرزا طارق بیگ کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ ہاں شاید وہ میرے باپ ہیں۔ شاید؟ درخشاں نے ہنس کر کہا۔ تم کہہ اس انداز میں رہی ہو اپنے باپ کو نہیں جانوں گی، تو پھر کیا جانوں گی؟ میرا مطلب ہے ان کے غصے کو جانتی ہو؟ ٹھیک ہے وہ بھی جانتی ہوں۔ کیا وہ تمہیں اس بات کی اجازت دیں گی عشق کرنے کی؟ ہاں بابا، یہ عشق محبت جیسی چیزیں جو ہے نا، یہ کسی کے کہنے سننے سے نہیں ہوتی۔ تم نے اتنی ساری فلمیں دیکھی ہیں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں کہ یہ سب کچھ تو خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سلسلے میں سب سے پہلی ٹکر باپ سے ہی ہوتی ہے۔ معاف کرنا، یہ ہمارے معاشرے کی بات نہیں، ہماری معاشرے کی لڑکیاں تو ماں باپ کی عزت پر جان تک دے دیتی ہیں، تو ماں باپ کی عزت کون چھین رہا ہے بھائی؟ ہم عشق کر رہے ہیں سیدھا سادہ، ہر قسم کی برائیوں سے پاک۔ جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو بتا دیں گے۔ بلکہ شہزادہ خرم کے ساتھ تو ایک اور آسانی ہے کہ ماں باپ کو کوئی چکر ہی نہیں، وہ تو خود فیصلہ کریں گے، ہمارا معاملہ ہے۔ تو میرا مطلب ہے، میرا خیال ہے پاپا وہ جو مذاق اڑا رہے تھے نا کہ کار چوری کی ہو سکتی ہے، جب پاپا کو ساری تفصیلات کا پتہ چلے گا تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور پھر کہیں نہ کہیں تو انہیں میری شادی کرنا ہی ہوگی۔ شہزادہ خرم میں کیا برائی ہے؟ لمبا تڑنگا خوبصورت دولت مند، ہماری کوٹھی سے شاندار کوٹھی ہے اس کی، پاپا کو اور کیا چاہیے؟ خدا کی پناہ کتنی تیز ہو گئی ہو تم! میں تو سمجھتی تھی کہ تم بس دوسرے موضوعات پر ہی گفتگو کرتی رہتی ہو، لیکن تم تو آفت ہو گئی ہو۔ آفت ہونا پڑتا ہے یار، اب تم دیکھو جتنی فلمیں دیکھی ہیں ہم نے، اگر ہیروئن آفت نہ ہوئی تو خود آفت زدہ ہو گئی، کیا سمجھی؟ ہاں ایسا تو ہے۔ اوکے یار اوکے، بس دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کوئی غلط فہمی تو نہیں، یہ نہیں ہمارے محترم شہزادہ خرم صاحب کہیں ہر ایک کے سلسلے میں تو اتنے فراغ دل نہیں کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہوں۔ ایسا کرو، پاپا سے بات کرو کھل کر، اور پھر خرم کو چائے کی دعوت دے ڈالو۔ اب یہی تو فائدہ ہوتا ہے نا کہ اگر اچھی دوستی ہوتی ہے تو اسے مشورے ہی دیتی ہے۔ بالکل ٹھیک، پاپا سے گپے ہو جائے۔ ہاں بالکل بالکل۔ اسی رات ڈنر ٹیبل پر جب کھانے سے فراغت حاصل ہوئی تو عالیہ نے بڑے اطمینان سے اپنے باپ سے کہا، پاپا آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میرا خیال ہے اس میں صرف مما کی موجودگی تو مناسب ہے، باقی ذرا معاملات پرائیویٹ ہیں۔ ہاں بیٹے ایسا کرو، یہاں سے اٹھتے ہیں کافی اپنے کمرے میں ہی پئیں گے، بس آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے عالیہ نے کہا، معاملہ ذرا سیریس ہے، آپ فوراً ہی ریوالور نہیں نکالیں گے اور سینے پر ہاتھ مار کر یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے میری عزت ہاتھ میں ملا دی، میں تجھے گولی مار دوں گا، اور نہ ہی آپ مجھے کسی کمرے میں بند کریں گے۔ اصل میں ہم ان فلمی روایتوں کو توڑنا چاہتے ہیں پاپا۔ ارے ارے ارے، کیا بکواس کر رہی ہے یہ بھائی؟ مرزا طارق بیگ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈیڈی ایک معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، میں نے آپ سے شہزادہ خرم کے بارے میں کہا تھا نا؟ شہزادہ خرم؟ ہاں شاید وہ جس نے تمہیں اپنی کار دے دی تھی۔ ہاں اس کار کا کیا ہوا؟ وہی تو سنانے جا رہی ہوں آپ کو پاپا، ہم وہ کار واپس کرنے گئے تھے، جیسے اس نے ہمیں وہ کار دی وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا۔ جب کار واپس کرنے اس کی کوٹھی میں پہنچے نا بابا، تو وہاں ہماری ملاقات دو افراد سے ہوئی، ان میں سے ایک کا نام حمایت شاہ تھا اور دوسری اس کی بیگم عدیلہ شاہ۔ ہمارا ان سے مختصر سے تعارف ہوا اور ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ شہزادہ خرم اپنے ان سرپرستوں کے ساتھ کینیا سے یہاں آیا ہے۔ اس کے ماں باپ حادثے میں ہلاک ہو گئے، کینیا میں ہی ان کا کاروبار تھا۔ ان کی ہلاکت کے بعد شہزادہ خرم کا دل وہاں سے جاٹ ہو گیا، اس نے اپنا سارا کاروبار فروخت کر دیا، پھر اپنی دولت پاکستان منتقل کی اور یہاں آ گیا۔ ابھی ان لوگوں نے کسی نئے کاروبار کا آغاز نہیں کیا، بس یہ شہزادہ خرم کی کہانی ہے۔ تو جب میں کار واپس کرنے گئی تو میں نے اسی کوٹھی دیکھی، کمال کی کوٹھی ہے، آپ ذرا دیکھیے اندر سے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ پھر اس کے سرپرستوں نے بتایا کہ اسے ساحل گردی کا بہت شوق ہے اور وہ وہیں اپنی نئی کار میں گیا۔ ڈیڈی سرخ رنگ کی جیگوار تھی جسے وہ لے کر گیا۔ ہم نے اس سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ ہم مذاق ختم کر رہے ہیں، اتنی قیمتی چیزیں ایسے تحفے میں نہیں دی جا سکتی، ہمیں وہ تحفہ واپس کرنے آئے ہیں۔ اور تو اس نے بڑی بے پرواہی سے کہا کہ دی ہوئی چیزیں واپس تو نہیں لی جاتی، اور تحفوں کی واپسی کسی کی توہین کے مترادف ہے پاپا۔ ہم اسی انداز میں سوچ رہے تھے، ہم نے ضد کی اور کہا نہیں، ہم یہ تحفہ قبول نہیں کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ دی ہوئی چیزوں کو میں واپس نہیں لیتا، اگر واپس آ جاتی ہیں تو اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہوں۔ پاپا وہ کار آٹومیٹک تھی، آٹو پائلٹ یا آٹو کنٹرول کہہ سکتے ہیں آپ۔
उसने उसे गियर में डाला और ऑटो एक्सीलेटर किया, उसके बाद उसका रुख समंदर की जानिब कर दिया। पापा कार गहराइयों में चली गई। हाय, इतनी कीमती कार थी वो, आपने देखी होगी, आपको तो पसंद भी आई थी। और आपने कहा कि 30-35 लाख की कार है वो पापा। उसने वो समंदर में डुबो दी और बड़ी बेपरवाही से बोला कि अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आ जाए तो इजहार कर दीजिए। सारी बातें अपनी जगह पापा, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि उसने ऐसा क्यों किया? जो कुछ तुम कह रही हो बिल्कुल सच है। मिर्ज़ा तारिक बेग ने कहा। पापा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? तब तो वाकई ज़रा संगीन बात है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, मगर हो गया पापा। अजीब आदमी है, लेकिन बहरहाल कम अज़ कम आप इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि इतना दौलतमंद है कि उसके नज़दीक और 35-40 लाख की कार की कोई हैसियत नहीं। ताजुब है और अफसोस भी है, बड़ी अच्छी कार थी वो। खैर चलो, तो फिर और भी इस सिलसिले में कोई ख़ास बात? वही तो ख़ास बात बता रही हूँ पापा, मुझे उसकी ये अदा बहुत पसंद आ गई और मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ पापा। देखिए, एक दफ़ा याद है आपने मुझसे कहा कि मैं किसी मुश्किल का शिकार हूँ, आपको अपना दोस्त बनाकर उस मुश्किल के बारे में ज़रूर बताऊँ। पापा, मुश्किल है तो आप देखिए ना, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पसंद आ गया है पापा। हमारे यहाँ यही होता है, बल्कि शायद यही तारीख भी है। अगर कोई किसी को पसंद आ जाता है तो उससे शादी कर ली जाती है पापा। आप मेरी शादी उससे कर देना, बताइए करेंगे? मिर्ज़ा तारिक बेग ने घबराई हुई निगाहों से अपनी बीवी को देखकर उसकी बीवी मुस्कुरा दी, फिर बोली, इस बेवकूफ़ लड़की को किसी गहरे अंदाज में ना देखिए तारिक। अगर बेवकूफ़ ना होती तो ऐसी बेतुकी बातें आपसे ना करती। मम्मा मम्मा, आप मेरी बात सुनिए। आपने वो फ़िल्म देखी है, लव स्टोरी? अरे वही कुमार गुरु वाली पुरानी फ़िल्म। असल में मसला तो यही है तारिक बेग, हमारा माशरा इन हिंदुस्तानी फ़िल्मों ने ख़राब कर दी और ये मामूली बात नहीं। खैर, वो लोग तो कमर्शियली अपना काम करते हैं, उनके माशरे में उनके यहाँ ये सब कुछ बिल्कुल आसान है। इस तरह की मुज़हिका हेज़ हरकतें करते हैं कि इंसान को सोचकर ही शर्म आती है। और अब वो एक फ़िल्म देखी थी जिसमें बहन इश्क फरमा रही हैं और काबिल इतराज़ मनाज़िर पेश कर रही हैं, और भाई साहब, यानी हिंदुस्तान की सुपरस्टार फरमा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। यानी भाई साहब में इतनी जुर्रत नहीं कि जो हो रहा है उससे बहन को रोक दे। कम अज़ कम हिंदुस्तानी कल्चर में पेश किया गया। मुझे तो हैरत हिंदुस्तान की पब्लिक पर इतना नहीं होता, वहाँ पर भी बहनों के भाई गैरतमंद होते हैं। मैं बेगैरतों की तादाद का मुआवजा नहीं कर रही, लेकिन बहरहाल गैरतमंद भी होते हैं, चाहे उनका माशरा, उनका कल्चर कितना ही ख़राब क्यों ना हो। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ सत्य की रस्म अदा होती थी, बेशक वो रस्म जुल्माना और घटिया थी, लेकिन होती तो थी ना। यही वही माशरा है जहाँ भाई बहनों के घर एक प्याला पानी नहीं पीते थे। आज उसी माशरे में भाई साहब पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, और नाच गा भी रहे हैं। ये है हिंदुस्तान का कल्चर, बल्कि हिंदुस्तानी फिल्मों का कल्चर। हिंदुस्तान के कल्चर में अब भी कहती हूँ कि इतना बुरा नहीं, बहुत से इलाके बड़े महफूज हैं। हम तो हर अपने, हाँ, ऐसी किसी बेगैरती या बेहया के तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन कोई बच्चे अगर अपनी नावाकियत में अपने माँ बाप से अपनी मासूम पसंद का इजहार कर दे तो उसे समझाया जा सकता है, लेकिन उसकी पसंद पर सोचा भी जा सकता है। बड़ी लंबी तकरीर कर डाली आपने, किसी और कल्चर की बात क्यों करें। बहरहाल है, अब मैं भी इतनी पसमानदा जहन का मालिक नहीं। बेटा एक काम करते हैं, भी तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। मिलते हैं। क्या नाम बताया तुमने उसका? शहज़ादा खुर्रम। तुम्हारे तुम्हारी शहज़ादा खुर्रम से मिलते हैं, बल्कि ऐसा करो, इतनी सारी मुलाकातें तो हो ही चुकी हैं, तुम्हारी उसे एक दो तुम लोग, बल्कि यूँ करो। अच्छा मुझे बताओ, तुमने उसका टेलीफ़ोन नंबर लिया है? अरे नहीं पापा, टेलीफ़ोन नंबर तो नहीं लिया। चलो खैर छोड़ो, तुम ऐसा करो, किसी वक्त चली जाओ उसके यहाँ, अगर वो तुम्हें चाय वगैरह की ऑफ़र करे तो उसे कबूल कर लो, और उसके बाद उसे अपने यहाँ चाय की दावत दे डालो। जी पापा जी। आलिया खुश होकर बोली, वो आ जाएगा, बल्कि ऐसा करो उसके साथ उनके सरपरस्तों को भी मदऊ कर लो, ज़रा सबसे मुलाकात हो जाएगी, फिर हम भी उनके यहाँ चलेंगे, क्या समझी? जी पापा, आप कहते हैं तो मैं ऐसा कर लूँगी। हाँ, हम देख लेते हैं कि ये शहज़ादे साहब कैसे हैं। बेटा पता है बात क्या है, असल में ये दौर बड़े फ़रेबकार दौर है, और इसमें इंसान पता नहीं क्या क्या खेल खेलता है। तुम्हारा पापा एक दौलतमंद आदमी, और तुम उस दौलतमंद आदमी की इकलौती बेटी हो। कोई भी तुम्हारे पापा को अपने जाल में फांसने के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि तुम एक अरबपति बाप की बेटी हो। बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि एक अरबपति बाप की बेटी को हासिल करने के लिए बड़े बड़े जाल बिछाए जा सकते हैं। हो सकता है ये सारा कोई ड्रामा हो, लेकिन बात मिर्ज़ा तारिक बेग की है। बेटे हम तो इस मुल्क का सबसे बड़ा ड्रामा है, हमें कोई ड्रामा करके कैसे बेवकूफ़ बना सकता है। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है ना? जी पापा। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम भी ज़रा सी मालूमात हासिल कर लें। तुम ये काम 1-2 दिन के बाद करना, जल्दी नहीं करनी है, क्या समझे? मैं कब उसके पास जाऊँ पापा? कल चली जाओ, परसों चली जाओ पापा। वो जो आपने कहा था ना कि उससे रोज़ मिलना चाहती हूँ। नहीं बेटे, यहाँ अगर आप अपने पापा से बात कर रही हैं ना, तो थोड़ा सा पापा की बातों का ख्याल भी करो। देखो, हमने आपको ना तो डांटा, ना गराया कि ऐसा आपने क्यों किया। आपकी बात हमने बड़े सब्र के साथ सुनी। अब हम जो कह रहे हैं वो भी आप सब्र के साथ सुने और कीजिए, क्या समझी? जी पापा जी। आप आराम से उसके बाद जाइए, उससे मिलें, दरख्त वगैरह को भी अपने साथ ही रखें, ये ज़रूरी है, क्या समझी? जी पापा जी। उसे अपने घर मदऊ करें 1-2 दिन के बाद, ये या फ़र्ज़ कीजिए आप कल मिलती हैं उससे या परसों मिलती हैं, तो एक दिन के कह दीजिए, इतने दिन काफ़ी हैं, और फिर उसे यहाँ बुलाइए और फिर हमारे फ़ैसले का इंतज़ार कीजिए। जी पापा ठीक है। और कुछ नहीं पापा, थैंक यू, ओके।
आलिया ने कहा और वहाँ से उठ गई। मिर्ज़ा तारिक भी एक सोच में डूब गया था। देर तक वो अपना दाहिना रुखसार खुजाता रहा। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, ज़रा बाहर जाकर देखो कहीं आलिया बेगम दरवाजे से कान लगाए तो नहीं खड़ी। बीवी मुस्कुरा दी और खामोशी से उठकर बाहर निकल गई, लेकिन बाहर की राहदारी सुनसान पड़ी थी। कुछ लम्हे के बाद सुल्ताना बेगम वापस आकर बोली, तुम्हें वो अपने घर में जा चुकी है, अपने कमरे में जा चुकी है। वैसे भी वो इतनी फरेबी नहीं। यही तो सबसे बड़ी बात है सुल्ताना कि वो फरेबी नहीं, एक सीधी सादी बच्ची है जो बड़ी साफ दिली के साथ अपने बाप से अपनी पसंद का इजहार कर सकती है बगैर किसी रिया और फरेब के। लेकिन मेरा तो फ़र्ज़ है ना, तो फिर क्या कहते हैं आप? भाई कल का दिन मुझे इस सिलसिले में सिर्फ सर्व करना पड़ेगा। अपने कुछ लोगों को अपने इस काम पर मुतय्यन करता हूँ कि पहले तो वो ये मालूम करें कि ये कोठी वाकई खरीदी गई है या कहीं किराए वगैरह पर हासिल की गई है। अगर किराए वगैरह पर हासिल की गई है या उसे डेकोरेट वगैरह करवाया गया तो इसका मकसद है कि शहज़ादा खुर्रम ने या उसके सरपरस्तों ने आलिया से झूठ बोला। ये मालूमात भी करवानी पड़ेगी कि ये शहज़ादा साहब वाकई कीनिया से आए हैं। लेकिन 30-35 लाख की गाड़ी उसने पानी में डुबो दी। असल में इस बात ने मुझे मोहतात कर दिया कि दूसरा होता तो एकदम से चौंक पड़ता। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है। वो 30-35 लाख क्या 2-3 करोड़ का नुकसान भी कर सकते हैं। अगर उन्हें इस बात का इत्मीनान हो जाए कि मिर्ज़ा तारिक बेग की बेटी उनकी बीवी बन सकती है। क्या समझी? बहुत दूर तक देखना पड़ता है, बहुत दूर तक सोचना पड़ता है। सुल्ताना बेगम ने आंखें बंद करके सर झटकते हुए कहा, वाकई ये सारी शान और शौकत आप पर सजती है क्योंकि आप बहुत ज़हीन हैं और आप दूर तक सोचते हैं। मिर्ज़ा तारिक बेग मुस्कुराने लगा। पता नहीं क्यों गाजी शाह पर इन दिनों बड़े अजीबोगरीब कैफियत के हमले हो रहे थे। न जाने कैसी कैसी सोचों में डूबा हुआ था। जब दिल मुराद को कैथराइन के आगोश में देखता तो एक अजीब से दुख का एहसास होता। ये हक किसी और का था जो अब कैथराइन को मिल गया। दूसरी तरफ एक मजलूम चेहरा जो उसे दुख भरी निगाहों से देखता नजर आता था। शमीला जो हर हाल में सब्र करने की आदी थी, लेकिन अब ये सब्र गाजी शाह के दिल पर असरअंदाज हो रहा था। एक दिन वो दूर से कैथराइन को देख रहा था जो अली मुराद को गोद में लिए बैठी किसी से बातें कर रही थी। ये एक मुलाजमा थी जिसे इन दिनों कैथराइन की बड़ी गाड़ी छनती थी। मुलाजमा आमतौर से कैथराइन के करीब नजर आती। उसका नाम दरिया था। दरिया कैथराइन से बातें करती थी और बहुत देर तक इसी तरह गुजर गई। फिर कैथराइन ने दिलमुराद को एक तरफ डालकर उठकर कहीं चली गई। दरिया लापरवाही से दूसरी तरफ देखती रही और दिलमुराद वहीं उसी जगह पड़ा हुआ सामने किसी चीज़ को देखता रहा। न जाने क्यों इस वक्त गाजी शाह पर एक अजीब एहसास का हमला हुआ। अपनी जगह से उठा, लेकिन फिर कुछ सोच कर मुड़कर दूसरी सिम चल पड़ा। लेकिन उसी शाम उसने दरिया को एक गुलाम गर्दिश में जाते हुए देखा। कैथराइन यहाँ से बहुत फासले पर थी। उसने इशारे से दरिया को बुलाया और दरिया उसके पास पहुँच गई। हादम साईं हुक्म कीजिए। दरिया एक बात बताओ, तुम अली खैर मोहम्मद गोड के ही रहने वाली हो ना? जी मालिक साईं, हुक्म करो। मैं तुमसे सिर्फ ये बात मालूम करना चाहता हूँ कि तुम हमारी हादम हो या कैथराइन की। साईं आप दोनों मालिक हो हमारे, मगर तुम्हें मालूम है कि मैं अली खैर मोहम्मद गोड का आदमी हूँ और वो बाहर के मुल्क से आई हुई है। जी साईं मालूम है। तुम्हें सिर्फ मुझसे सच बोलना चाहिए और तुम ये भी जानते हो तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ और तुम्हें सच ही बताना होगा। और अगर उसके खिलाफ हुआ तो हो सकता है कैथराइन तुम पर इनायतों की बारिश करती हो, तुम्हें कुछ लेती देती रही हो, लेकिन वो तुम्हें ज़िंदगी नहीं दे सकती। दरिया मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी तुम्हें उठाकर ले जाएंगे, किसी जंगल में जाकर कत्ल कर देंगे और तुम ये बात जानती हो। मालिक हो साईं, मालिक हो। हमसे कोई गलती हो गई तो पहले हमें बता दो, बाद में जो आपका दिल चाहे करो। कोई गलती नहीं हुई तुमसे। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर मैं तुमसे कोई सवाल कर रहा हूँ तो उस सवाल का जवाब दोगी और उसे हमेशा के लिए अपने दिल से मिटा दोगी, अपने दिमाग से निकाल दोगी। ये भूल जाओगी कि तुमसे कोई सवाल किया गया या नहीं। जी साईं, आप हमें आजमा कर देखो। हादम है, गुलाम है आपके। आज दोपहर को फलां जगह बैठी हुई कैथराइन तुमसे क्या बातें कर रही थी? दरिया ने चोर निगाहों से गाजी शाह को देखा तो गाजी शाह ने उंगली उठाकर कहा, समझ लेना इस बात को, मैं दूसरी किस्म का आदमी हूँ। सच और झूठ पकड़ना जानता हूँ। नहीं मालिक, झूठ क्यों बोलेंगे आपसे? बस हम ये कह रहे थे कि कहीं बात गलत ना हो जाए। बात बताओ। साईं दिल मुराद को देख रही थी बेगम साईं और कह रही थी कि काश ये मेरा खून होता, काश उसने मेरे वजूद से जन्म लिया होता। दरिया, जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि ये सिर्फ गाजी शाह का खून है और गाजी शाह की माँ ने मेरे और उसके दरमियान ये फासले पैदा कर दिए हैं। ये कभी मेरा अपना नहीं हो सकता। कल कहीं ऐसा ना हो कि ये अपनी माँ को याद करे और मेरे हाथ कुछ ना आए। मैं उसे सिर्फ गाजी शाह की औलाद समझकर पाल रही हूँ। मैं सिर्फ उसे इसलिए परवान चढ़ा रही हूँ कि ये मेरे नाम से अली खैर मोहम्मद गोड का सरदार बने और अगर शर्जीला इस वक्त तक ज़िंदा ना हो तो उसकी रूह कब्र में तड़पे कि जो कुछ उसने करना चाहा वो नहीं हो सका। बस ऐसे ही बातें कर रही थी। गाजी शाह के दिल को धक्का सा लगा। बहरहाल उसने फ़ौरन ही कहा, दरिया दूसरी बात जो मैंने कही वो याद है तुझे? जी साईं याद है। क्या कहा था मैंने? आपने कहा था साईं कि मैं इस बात को भूल जाऊँ, तो भूल गई तू? जी हाँ साईं, ये मजाक नहीं दरिया जो मैंने कहा है। साईं एक बात बोलें आपको, हम तो बड़े गरीब लोग हैं, खादम हैं आपके, आपका नमक खाते हैं, मगर हमारे यहाँ अपने सीनों में भी दिल होता है साईं। आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके खादिम हैं, आपके ग़ुलाम हैं। डर की वजह से नहीं, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह साईं के हाथ में है। आपकी वफ़ादारी में ये बात कह देते हैं कि हमने जो एक बात कह दी
وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہو گئی. آپ بے فکر رہو, ہماری زبان سے آپ کے کہے ہوئے الفاظ کبھی ختم نہیں ہوں گے. شکریہ دریا جاؤ. غازی شاہ کو عورت کی بات پر پورا اطمینان ہو گیا, لیکن جو الفاظ اسے کانوں میں پڑے تھے وہ اس کے لیے بڑے ہی دکھ بھرے تھے. یہ تو کچھ نہ ہوا, اس نے اتنی بڑی ناانصافی کی شمیلہ کے ساتھ, اور اس کے نتیجے میں آج بھی کیتھرائن یہ کہتی ہے کہ یہ اس کا ہوں نہیں. بات تو ٹھیک ہے بالکل, لیکن دل مراد کے ساتھ بے اتنائی غازی شاہ کو بالکل پسند نہ آئی. دل مراد اسی کا بیٹا کہلاتا, علی خیر محمد گوٹھ کا سردار ہوتا, لیکن اسے اس کی ماں کا خلوص اور پیار ملتا. نہ جانے کتنی دیر تک غازی شاہ ان تمام باتوں کو سوچتا رہا. شاید غلطی کی ہے میں نے, مجھے ایک انگریز عورت سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, یا کر بھی لی تھی تو کم از کم اسے علی خیر محمد گوٹھ لا کر اپنی ماں اور اپنے بھائی سے تعاون کرنے پر مجبور کرنا چاہیے تھا. مجھے شروع ہی سے ان لوگوں کی خوشامد کرنی چاہیے تھی کہ جو کچھ میں کر چکا ہوں نہ دانستگی میں کیا ہے میں نے. مجھے اندازہ نہیں تھا اور اس کی اتنی بڑی مخالفت ہوگی. مجھے معاف کر دیا جائے اور کیتھرائن کو سینے سے لگا لیا جائے. میری ماں اور میرا بھائی اتنے ہی فراخ دل ہیں کہ میری اس معذرت کو قبول کر لیتے, لیکن غلطی کی ابتدا میں نے ہی کی اور کیتھرائن کو اس انداز میں سوچنے کا موقع دیا. کہہ دیتا میں اسے کہ صورتحال بدل چکی اور اب اسے تعاون کرنا چاہیے. لیکن کیتھرائن میری اس بات کو قبول کر لیتی؟ اگر نہ کرتی تو میں اسے واپس انگلینڈ بھیج دیتا. اور اب میں اس حد تک آگے بڑھ چکا ہوں. بہت سی باتیں سوچ رہا تھا وہ, اور اسے یہ احساس ہوتا جا رہا تھا کہ کیتھرائن یہاں اس کے اپنے گوٹھ میں تنہا ہونے کے باوجود حکمراں ہے, اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کر رہی ہے. اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھے ہیں اور میرے سہارے سے وہ میرے ہی گھر میں تباہیاں پھیلا رہی ہے. پھر اسے مکرم شاہ کا خیال آیا, ایک اور مظلوم چہرہ جس نے آج تک زبان سے غازی شاہ سے یہ بات نہیں کہی کہ غازی شاہ تم دونوں میاں بیوی نے میرے بیٹے کو برائیوں کے ان راستوں پر ڈالا ہے, تم دونوں نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھینا ہے, مجھے میرا بیٹا واپس کرو. کبھی نہیں کہا تھا اس نے, کبھی سخت رویہ اختیار نہیں کیا تھا, لیکن اس کے چہرے کے نقوش بتاتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بے حد غم زدہ ہے. اکیلا ہی بیٹا تھا اس کا, برا ہوا, یہ سب کچھ برا ہوا. جوش میں, جذبات میں نے اپنوں پر ظلم کیا. کیتھرائن اب بھی دریا سے کہتی ہے کہ بیگم صاحب نے اس کے ساتھ ظلم کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ بیگم صاحب نے جو قدم اٹھایا وہ بہت برا تھا. ماں ہے وہ میری, نہیں کہہ سکتا میں ان کے بارے میں کچھ, لیکن بیگم صاحب نے ٹھیک نہیں کیا. یہ بات میں دل سے تسلیم کرتا ہوں, البتہ کیتھرائن نے جوابی طور پر جو کچھ کیا وہ غلط کیا. اور پھر کیتھرائن یہ بات کہتی ہے ابھی دل مراد کے بارے میں, اس نے ہی میری شادی کرائی, لیکن شمیلہ بھی انسان کی بچی ہے. کیتھرائن تو ناگن ہے, انسانوں کا خون پینے اور انسانوں کا خون بہانے میں سے کوئی دقت نہیں ہوتی, وہ سب کچھ کر ڈالتی ہے. علی خیر محمد گوٹھ کے لوگ اس کے دشمن ہیں, وہ ہر طرح سے انہیں زندگی سے دور کر دیتی ہے. سکھا اس طرح کے بہت سے لوگ, اور پھر ناگی بابا اور شمیلہ اس کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. نہیں یہ تو غلط ہے یہ, اور پھر اپنے طور پر وہ ایسے عمل بھی کر ڈالتی ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے. فضل شاہ جس طرح کا آدمی تھا, غازی شاہ سے زیادہ اسے اور کون جانتا تھا, لیکن اس نے تنہائی میں فضل شاہ سے ملاقات کی اور علی خیر محمد کو اس کے حوالے کر دیا. توبہ توبہ, کتنا اندھا ہو گیا تھا میں نے علی خیر محمد کو خودوانہ کے سپرد کر دیا. سرزمین سندھ کو ایک اور ڈاکو دینے کی کوشش کی میں نے. کیا اپنے وطن سے اتنی ہی نفرت ہے مجھے؟ میری نفرت تو اس وقت اپنی ماں اور بھائی کے رویے کے خلاف تھی. علی خیر محمد گوٹھ کے لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا؟ اتنا پاگل, اتنا دیوانہ ہو گیا میں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا بابا. اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سائیں مکرم شاہ کو ان کا بیٹا واپس کروں. غلط ہے یہ سب کچھ, غلط ہے, بالکل غلط ہے. قربان پر اسے پورا اعتماد تھا. قربان ایک قابل اعتماد ساتھی تھا, وہ صرف پیسے کا بندہ نہیں تھا بلکہ غازی شاہ کا دوست بھی تھا, غازی شاہ کی ہر مشکل میں کام آنے والا. اس وقت بھی غازی شاہ نے اسے ہی اپنے پاس بلایا اور قربان اس کے پاس پہنچ گیا. اسی غازی شاہ کی صورت دیکھی اور دست بستہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. قربان, غازی شاہ نے اپنے مخصوص انداز میں مخاطب کیا سائیں پر. قربان نے محبت بھرے لہجے میں کہا,